हेलो स्टूडेंट, एक बार से फिर से स्वागत आपका ओबीजी की क्लास में। ओबीजी क्लास की स्टडी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पेपर करेंगे जुलाई 2007 का पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जिसमें बताया गया कि ड्राई लेबल डायग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ओवरी। ओवरी के क्रॉस सेक्शन का एक डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है। तो डायग्राम आप बना ही लोगे। ये डायग्राम रहेगा आपका क्रॉस सेक्शन का, और इसके अंदर सारे के सारे आपको पार्ट के बारे में बता देंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम तो आपको देखना ही पड़ेगा भाई। डायरेक्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा के बारे में। तो प्लेसेंटा जो कि एक मदर और फिटस के बीच में ट्रांसपेरेंट का काम करता है, मतलब जो न्यूट्रिएंट है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या रेस्पिरेशन है, या फिर स्टोरेज है, या फिर एक्सक्रिएशन और प्रोटेक्शन है, और एंडोक्राइन जो फंक्शंस परफॉर्म करता है बिटवीन द मदर एंड फिटस, वो कौन करता है? प्लेसेंटा करता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शंस के अंदर सबसे पहले है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या रहेगा? बाय सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस द फीटल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन गोज टू द फीटल सर्कुलेशन एंड CO2 डिफ्यूज आउट। क्या होता है कि फिटस के पास में ऑक्सीजन जा रही है प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। और प्रोसेस कौन सी प्रोसेस के थ्रू? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जा रहा है, ठीक है। कहाँ पर जा रहा है? किसके पास में जा रहा है? बच्चे के पास में जा रहा है, फीटल सर्कुलेशन के पास जा रहा है। और फीटल सर्कुलेशन से CO2 क्या हो रही है? वहां से डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूज आउट हो रही है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन जाएगी बच्चे के पास में और CO2 क्या होगा? डिफ्यूज आउट होगा। वहीं बात करते हैं बच्चे नेक्स्ट एलिमेंट्री न्यूट्रिशन के बारे में। तो एलिमेंट्री न्यूट्रिशन का मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट जो बेबी के लिए एसेंशियल होते हैं, वो सारे सारे मैटरनल टू फीटस सर्कुलेशन के अंदर जाते हैं। किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। इसके अलावा नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो स्टोरेज का काम करता है आपका प्लेसेंटा। किसका स्टोरेज करेगा? द प्लेसेंटा स्टोर्स ग्लूकोज, आयरन, विटामिन्स। किसका स्टोरेज करता है? विटामिन्स का, आयरन का और ग्लूकोज का। ग्लूकोज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और प्लेसेंटा के अंदर जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोरेज होती है? ग्लाइकोजन फॉर्म में क्या होगी? स्टोर होगी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, ग्लाइकोजन गेट्स रिकन्वर्टेड टू ग्लूकोज व्हेन रिक्वायर्ड। और जब जरूरत पड़े आप बच्चे को जब जरूरत पड़ती है किसकी? ग्लूकोज की, तो ये ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है एक्सक्रिएशन की। तो एक्सक्रिएशन का अभी पढ़ा है हमने। एक तो क्या करता है? CO2 को एक्सक्रिएट आउट कराता है। दूसरा कुछ फिट सब्सटेंस होते हैं लाइक बिलोबिन, यूरिया और यूरिक एसिड, इनको भी एक्सक्रिएट आउट करने का काम करता है कौन? प्लेसेंटा। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोटेक्शन की। तो प्रोटेक्शन करता है किससे? कि आपको पता होगा इसके अंदर प्लेसेंटल बैरियर, ब्लड बैरियर होता है। प्लेसेंटा या प्लेसेंटल ब्लड बैरियर होता है किसके अंदर? प्लेसेंटा के अंदर। जो क्या करता है कि जो मदर से टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक बैक्टीरिया या फिर वायरस बोल सकते हो, या फिर कुछ मेडिसिन होती है जो बच्चे के एम्ब्रियोजेनेसिस पर क्या करते हैं? इफेक्ट डालती है या फिर बच्चे के ऊपर इफेक्ट डालेगी, उनसे प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है कौन? प्लेसेंटा। तो इसके अंदर ये बात आई है सारी सारी कि डेवलपिंग जो फिटनेस है उनको क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है। किससे? मैनी ड्रग्स, बहुत सारे ड्रग्स हैं, ठीक है, बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, उन सभी से प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? आपका प्लेसेंटा करता है। तो लास्ट वन रहेगा एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शंस के अंदर एक हार्मोन सीक्रेट करता है प्लेसेंटा, HCG, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। HCG जो प्लेसेंटा की कौन सी लेयर करती है? कौन सी लेयर करेगी इसको? साइटोप्लास्टिक लेयर, ठीक है। साइटोप्लास्टिक लेयर है वो क्या करती है? HCG हार्मोन का प्रोडक्शन करती है, ठीक है भाई। और इसके अलावा एक हार्मोन और है आपका HPL, ठीक है। इसको बोलते हैं ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, ठीक है। इसका भी सिक्रेशन कौन करता है? ये प्लेसेंटा ही करता है। तो इन दोनों हार्मोन का, ये दोनों हार्मोन एंडोक्राइन का पार्ट है और एंडोक्राइन का पार्ट है, और एंडोक्राइन जो फंक्शन परफॉर्म करता है कौन? आपका प्लेसेंटा, ठीक है।
नेक्स्ट बच्चे बात आ रही है क्वेश्चन नंबर सेकंड की, और क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या पूछा गया आपको, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले पढ़े हम जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर के अंदर वो सारे फैक्टर आ जाएंगे जैसे कि जो डोमिनेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि बच्चे के पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनका इफेक्ट किस पर पड़ता है, बच्चों में पड़ता है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें कि डिफरेंट करेक्टरिस्टिक सच एज हाइट, जैसे ठीक है, मदर और फादर की हाइट भी यहाँ पर रोल मेजर रोल प्ले करती है, कि उनकी जितनी हाइट है, हो सकता है कि बच्चों की भी क्या हो उतनी हाइट हो। उनकी बॉडी स्ट्रक्चर है, उनका कलर ऑफ स्किन है, आईज का कलर है, हेयर्स कैसे हैं, तो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, इनहेरिटेड जीन्स। ठीक है, पेरेंट्स टू चाइल्ड के अंदर जो इनहेरिटेड जीन्स है उन पर डिपेंड करता है कि उनका बॉडी का साइज क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगी, ठीक है, और उनकी आईज, स्किन, हेयर किस तरीके की होगी। दूसरा, इसके अलावा बात करें तो बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल है वो भी डिपेंड करता है आपका पेरेंट्स के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिजीज है वो भी अफेक्ट करती है। तो उन डिजीज के अंदर सबसे पहले थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, ठीक है, ये भी क्या करती है भाई, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का अफेक्ट करे। इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी हो सकती है, लाइक डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, ये भी क्या करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो ये सारे के सारे जो हमने फैक्टर पढ़े हो, किसको कौन से फैक्टर, आपके जेनेटिक फैक्टर है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इन्वायरमेंटल फैक्टर के बारे में। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर कुछ फैक्टर अलग अलग प्रकार के आएंगे, जैसे कि प्रीनेंटल, पोस्टनेंटल, ठीक है, इस तरीके के आपको फैक्टर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने प्रीनेंटल फैक्टर की। तो प्रीनेंटल का मतलब बिफोर प्रेगनेंसी, सॉरी बिफोर डिलीवरी, ठीक है, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप बोल सकते हो। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फैक्टर्स होते हैं, लाइक मेटरनल माल न्यूट्रिशन, अगर मदर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, मतलब लैक ऑफ प्रॉपर डाइट है, एनीमिया की कंडीशन है, तो बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। ठीक है, जैसे कि बच्चे को एलबीडब्ल्यू बेबी, लो बर्थ वेट बेबी होगा, ठीक है, या फिर प्री टर्म बेबी हो सकता है, ठीक है, पुअर ग्रोथ पोटेंशियल्स हो सकते हैं। और लेटर लाइफ के अंदर बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर भी इसका क्या पड़ेगा, देखने को मिलेगा, आपको इफेक्ट देखना पड़ेगा, देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेटरनल इन्फेक्शन की, लाइक HIV इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन है, ये प्लेसेंटा से मदर के अंदर ट्रांसमिट हो सकते हैं। ठीक है, ये नहीं बोलोगे होंगे, हो सकते हैं, जो क्या करते हैं फिटल ग्रोथ को क्या करेंगे, अफेक्ट करते हैं। और इसी की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, इसके अंदर कंजेनेटल एनोमलीज होगी या कंजेनेटल इन्फेक्शन भी हो सकता है बच्चे को। नेक्स्ट बात आती है मेटरनल अब्यूज की। तो मेटरनल अब्यूज के अंदर क्या आएगा कि मदर है बहुत सारी मेडिसिन का यूज करती है, जो टेरेटोजेनिक मेडिसिन होती है। टेरेटोजेनिक का मतलब उन ड्रग्स का इफेक्ट किसके ऊपर होगा, बच्चे के ऊपर होगा। फॉर एग्जाम्पल फेंटोइन है, थेलिडोमाइड है, ठीक है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर इनका यूज कर रही है, तो बच्चे के ऑर्गेनोजेनेसिस पर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ेगा। और अगर ऑर्गेनोजेनेसिस अफेक्ट होगा तो उस कंडीशन के अंदर बच्चे के अंदर क्या देखने मिलेगा, आपको कंजेनिटल मालफॉर्मेशन देखने को मिलती है। क्या हो सकती है, ग्रोथ है वो हिंड हो सकती है, मतलब ग्रोथ है वो कम हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी सब्सटेंस आप यूज है, लाइक स्मोकिंग करती है मदर, च्यूइंग करती है टबैको का, अल्कोहल का यूज कर रही है, तो ये सारे के सारे क्या करते हैं भाई, बच्चे ग्रोथ को डिस्टर्ब करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ मेटरनल इलनेस है, लाइक इन्फेक्शन इन लाइक प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। ठीक है, कौन कौन से प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, हार्ट डिजीज है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, डायबिटीज मेलाइटिस है, क्रॉनिक रीनल फेलियर और हाइपर पायरेक्सिया। ये इन्फेक्शंस भी क्या करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, किसकी, बच्चे की। इसके अलावा मदर के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिल सकता है बेबी के अंदर, लेटर लाइफ के अंदर। ठीक है, जो क्या करता है, ब्रेन के ऊपर इफेक्ट डालता है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स होते हैं प्रीनेंटल लाइफ के अंदर, लाइक इंसुलिन हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन से जो क्या करते हैं, फिटल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, थायरोक्सिन की अगर डेफिशिएंसी है मदर के अंदर, तो उसकी वजह से स्केलेटन मैच्योरेशन नहीं होगा फिटस का। ठीक है, और मैटरनल माइग्जिमा की वजह से बच्चे के अंदर फिटल हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, जिसको हम क्रेटिनिज्म बोलते हैं। ठीक है, और एक्सेस इंसुलिन होगा तो क्या करेगा, मतलब मदर के अंदर डायबिटीज मेलाइटिस होगा तो उस कंडीशन के अंदर बच्चे के अंदर एक्सेस है इंसुलिन का सिक्रेशन होगा। ठीक है, और उसकी वजह से क्या देखने को मिल सकता है, आपको मैक्रोसोमी वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है इस बच्चे के अंदर। ठीक है, या फिर एक्सेसिव बर्थ वेट हो सकता है। ठीक है,
लास्ट बात आती है प्रीनेटल के अंदर मिससेलेनियस। इसके अलावा कुछ और मिलेजुल फैक्टर्स होते हैं, लाइक फिटल ग्रोथ के अंदर यूट्राइन मालफॉर्मेशन है, सेप्टेट यूट्रस है, बाइकॉर्नेट यूट्रस है, माल पोजिशन है फिटस की, ओलिगोहाइड्रोनियज है, पॉलीहाइड्रोनियज है, या फिर फॉल्टी फॉल्टी प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन हुआ है, या फिर माल फंक्शन है, ठीक है, मेटरनल इमोशंस हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर इनएडिक्वेट प्रीनेटल केयर, या फिर लैक ऑफ एंटीनेटल क्लिनिक्स है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रीनेटल फैक्टर होते हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करते हैं भाई, अफेक्ट करते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे पोस्ट नेटल फैक्टर की। तो पोस्ट नेटल फैक्टर के अंदर रहेगा ग्रोथ पैटर्न, ठीक है। ग्रोथ पैटर्न की बात करें कि ग्रोथ पैटर्न इज इंडिकेटेड बाय चाइल्ड साइज और एट बर्थ। बच्चे के बर्थ के समय उसका क्या साइज था, ठीक है, वो क्या करता है, ग्रोथ पैटर्न को इंडिकेट करता है। अगर लार्ज साइज था एट बर्थ, क्या था, बच्चे का साइज बड़ा था, द लार्जर सी एंड ही इज लाइकली टू बी इन लेटर यस, तो वो लेटर लाइफ के अंदर क्या रहेंगे, या तो लार्ज रहेंगे, ठीक है, लार्ज ही रहेंगे। और अगर बेबी LBW हुआ है, लो बर्थ बेबी का क्या हुआ है, बर्थ हुआ है, तो लेटर लाइफ के अंदर हो सकता है उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन देखने मिले, जैसे कि चाइल्ड ग्रोथ रिटार्डेड हो सकती है ना। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन का। तो फॉर द चाइल्ड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैव ग्रेट सिग्निफिकेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। न्यूट्रिशन का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि इसके अंदर बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर, लाइक प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट सॉरी बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन बच्चे को आप जो न्यूट्रिशन दे रहे हो उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। जैसे कि प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये डेली डाइट के अंदर कितना यूज कर रहे हैं, ठीक है, और कितना इनकी जरूरत है बच्चे की एक अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। आई बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट डिपेंड अपॉन एज। अब न्यूट्रिशन की बात आती है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है किसके ऊपर, बच्चे की एज के ऊपर, उसके सेक्स पर, उसकी ग्रोथ रेट पर, लेवल ऑफ एक्टिविटी पर, ठीक है, और हेल्थ ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड की हेल्थ के ऊपर, ठीक है। एवरी चाइल्ड हैव डिफरेंट न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। अब आपने देखा होगा हर एक बच्चे की जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है, कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चाइल्ड होल्ड इलनेस की। तो कुछ चाइल्ड होल्ड इलनेस है जो क्या करती है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करती है, अफेक्ट करती है। जैसे कि बच्चे को हार्ट की डिजीज है, चेस्ट की कोई डिजीज है, किडनी का है, लीवर का है, या फिर बच्चे कोई भी किसी तरह की मेलिग्नेंसी है, कोई माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, या फिर बच्चे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये सारे के सारे क्या करती है बच्चे की ग्रोथ को इम्पेयर करती है, ठीक है। नेक्स्ट है ये तो चाइल्ड होल्ड इलनेस। इसके अलावा कुछ एक्यूट इलनेस होते हैं, लेकिन जैसे कि एक्यूट रिनल फेलियर है, डायरिया है ना, अटैक ऑफ इन्फेक्शन है, एक्सीडेंटल इंजरी है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, कंजेनिटल कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ग्रोथ रिटार्डेशन है, प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट की बात करें तो फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर अगर हाउसिंग पुअर, हाउसिंग की कंडीशन, हाउसिंग पुअर कंडीशन ऑफ हाउसिंग, ठीक है, लिविंग कंडीशंस पुअर है, सेफ्टी मेजर्स पुअर है, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन पुअर है, सनशाइन पुअर है, सैनिटेशन पुअर है, वहाँ पर फ्रेश एयर की क्या है, लैक कमी है, ठीक है, बोल सकते हो, और हाइजीन अच्छे नहीं मेंटेन कर पा रहा, तो ये सारी कंडीशन क्या करती है, मतलब इस तरीके की जो एनवायरनमेंट होगा तो वो क्या करे, बच्चे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। है बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट की। तो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर फैमिली की हेल्थ है ना, गुड पेरेंट्स रिलेशनशिप और हेल्दी इंटरेक्शन विद अदर मेंबर्स, नेबर्स, फ्रेंड्स, पीएस मतलब पीएस मतलब उसके हम उम्र, टीचर्स, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो क्या करते हैं बच्चे की जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो कौन सा भी हो सकता है, चाहे इमोशनल हो, चाहे सोशल हो, चाहे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, ठीक है, ये सारे के सारे क्या करते होते हैं, इससे अफेक्ट होते हैं। इसके अलावा लैक ऑफ लव, इफेक्शन, सिक्योरिटी लीड्स टू इमोशनल डिस्टर्बेंस। अगर बच्चे के अंदर लैक ऑफ लव है, लैक ऑफ अफेक्शन है, लैक ऑफ सिक्योरिटी है, तो क्या हो सकता है, उसको इमोशनल डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आज की जो प्रॉब्लम मेन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, अगर फैमिली की जो कंडीशन है वो क्या पुअर है, ठीक है, तो उसकी वजह से उनको एक फेवरेबल एक तो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, दूसरा अच्छे से उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो उसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर क्या पड़ता है भी इफेक्ट पड़ता है।
इसके अलावा एक प्रॉब्लम रहती है प्ले एंड एक्सरसाइज की। आज के बच्चे ना तो प्ले कर पाते हैं, ठीक है, प्ले क्यों नहीं पढ़ते, खेलने में उनकी रुचि नहीं है, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में मोबाइल में ज़्यादा जो गेम्स आ गए वो ज़्यादा बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से उनकी ग्रोथ पर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। कोई भी एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करता, तो उसकी वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर क्या पड़ता है, भी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे 3 नंबर आपका, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में बताना है। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती क्या है उसके बारे में सबसे पहले बात करें तो इट इज जनरली तो it is general though of age one in which the mother or the developing fetus has a condition that places one or both of them at higher than normal risk for complication either during the pregnancy, during delivery or the following the birth। इसके अंदर बताया गया बच्चे कि कुछ कंडीशंस होती हैं जो मदर या फिर जो डेवलपिंग फिटस है, ठीक है, दोनों के लिए, या तो मदर का या फिर डेवलपिंग जो फिटनेस है या फिर दोनों को ड्यूरिंग डिलीवरी या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर आफ्टर बर्थ बच्चे के अंदर क्या डेवलप कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर सकते हैं, उनको बोलते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी। दूसरे डेफिनेशन की बात करें तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी डिफाइन एज वन विच इज कॉम्प्लिकेटेड बाय फैक्टर और फैक्टर्स दैट एडवर्सली इफेक्ट द प्रेगनेंसी आउटकम्स मैटरनल और प्रीनेटल और बहुत है, ठीक है। कुछ आयरिस प्रेगनेंसी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर होते हैं जो एडवर्सली अफेक्ट करते हैं किसको, प्रेगनेंसी को और प्रेगनेंसी आउटकम्स को, और मैटरनल या फिर प्रीनेटल और या फिर दोनों को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें तो किस क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द एडवाइज you give to pregnant woman who has been diagnosed as a case of pregnancy induced hypertension। एक क्लाइंट है जिसको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, तो उसको आप क्या एडवाइस करोगे, ठीक है। तो क्या एडवाइस करोगे, तो सबसे पहले बात करें पेशेंट क्राइटेरिया आपको सेट करना है जिसके अंदर ACOG, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रिक बनाएगी ACOG के अंदर। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले ए फॉर एज का बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो एज ए फॉर एज जेस्टेशनल एज देखनी है कि अगर मोर देन 20 वीक्स है, ठीक है, मोर देन 20 वीक्स है तो उसके अंदर क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो सकता है। मतलब जेस्टेशनल एज 20 वीक से ज़्यादा होगी तो उसके बाद में ये आपको PIH है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, वो देखने में मिल सकता है। इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि क्या आएगा कि अगर मदर का बीपी है वो लेस देन 150/100 mm ऑफ सीटिंग पोजीशन और लेस देन 140/90 mm ऑफ लेटरल पोजीशन। लेटरल पोजीशन में तो 140/90 140/90 mm ऑफ HG और सीटिंग पोजीशन में 150/100 mm ऑफ HG है, तो ये कंडीशन आपको देखने में मिल सकती है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सी नो हेडेक और विजुअल डिस्टर्बेंस प्रेजेंट, ठीक है। और अगर विजुअल डिस्टर्बेंस प्रेजेंट नहीं है, कोई हेडेक नहीं हो रहा, विजुअल डिस्टर्बेंस प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में हो सकता है उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि नो एपिगेस्टिक पेन, कोई एपिगेस्टिक पेन नहीं है, मार्क एडिमा देखने मिल रहा है, कोलोनस सीजस आ रहे हैं, है ना। इसके अलावा जो एडिमा है वो क्या है, ग्रेटर देन +2 है, ठीक है। और बीपी इक्विपमेंट आपके पास में अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, एंश्योर करना पड़ेगा जो PIH के लिए जो क्राइटेरिया है वो आपको देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है 2 नंबर पॉइंट आपका कि इंश्योर दैट पेशेंट है डेली फोन कांटेक्ट विद प्राइमरी केयर प्रोवाइडर। हमेशा जो प्राइमरी केयर प्रोवाइडर है उससे पेशेंट का क्या होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए, ताकि उनको टाइम टू टाइम पता चलता रहे कि आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ठीक है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन तो नहीं हो रहा। 3 नंबर क्या है, मेक पीरियोडिक होम विजिट आइदर डेली और ट्वाइस वीकली। आपको पीरियोडिकली क्या करना, होम विजिट करना है, वो हो सकता है आपका या तो डेली करो या फिर एक हफ्ते में 2 बार। नेक्स्ट, टीच वुमेन साइन एंड सिम्टम ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन। डिजीज प्रोग्रेशन के साइन एंड सिम्टम के बारे में वुमेन को टीच करना है। 5 नंबर है, टीच वुमेन एट होम बीपी मॉनिटरिंग फॉर 2 or 4 times डेली इन द सेम आर्म एंड द सेम फिजिकल पोजीशन ऑन लेफ्ट साइड और राइट साइड। क्लाइंट को या फिर वुमेन को टीच करना है कि घर के ऊपर आपको बीपी चेक करते रहना दिन में 2 से 4 बार, और एक ही टाइम में करना है और एक ही पोजीशन में करना है
और वो पोजीशन आपकी लेफ्ट साइड में करे और राइट साइड में, ठीक है। तो सेम साइड में आपकी क्या होना चाहिए, बीपी का मेजरमेंट डेली रूटीन में होना चाहिए। 6 नंबर बात आती है ऑब्टेन डेली वेट एट द सेम टाइम ईच डे। हर दिन आपको एक ही टाइम पर, एक ही समय पर क्या करना है, डेली वेट चेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट है यूरिन प्रोटीन के लिए आपको असेसमेंट करता रहना है, ठीक है। यूरिन प्रोटीन स्टेटस आपको डेली चेक करना है। फर्स्ट वर्ल्ड यूरिन और ऑब्टेन 24 आवर यूरिन ईच वीक, ठीक है। एक वीक के अंदर 24 आवर यूरिन का कलेक्शन करना है, या फिर आप फर्स्ट अवॉइडेड यूरिन से क्या कर सकते हो, प्रोटीन का लेवल या प्रोटीन स्टेटस आप चेक कर सकते हो यूरिन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट है भैया, टीच वुमेन टू असेस डेली फिटल मूवमेंट्स, ठीक है। मतलब किक के लिए किक काउंट करनी है आपको, ठीक है। और 9 नंबर है टीच द वुमेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बेड रेस्ट इन हेल्पिंग टू कंट्रोल सिम्टम्स। सिम्टम्स को किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो, और उसमें आपको हेल्प करनी पेशेंट की, और इम्पोर्टेंस ऑफ बेड रेस्ट के बारे में आपको बताना है इसी क्लाइंट को, बेड रेस्ट से आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है 10 नंबर पॉइंट का, एनकरेज द सपोर्ट ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स वाइल ऑन बेड। जब पेशेंट बेड पर है तो फ्रेंड्स और फैमिली सपोर्ट के लिए आपको क्या करना है, इनकरेज करना है। 11 नंबर है प्रोवाइड एंड सजेस्ट डाइवर्जनल एक्टिविटी वाइल ऑन बेड रेस्ट। जब बेड रेस्ट पर क्लाइंट हो तो उसको डाइवर्जनल एक्टिविटी के लिए क्या करना, प्रमोट करना, और उसको किस तरीके की डाइवर्जनल एक्टिविटी करनी है उसके लिए सजेशन करना, सजेस्ट करना है, ठीक है। Provide information on test and procedure to evaluate maternal fetal status such as laboratory test, sonogram and NST non stress टेस्ट, ठीक है। आपको जो भी प्रोसीजर कर रहे हो, ठीक है, मेटरनल कंडीशन को इवेलुएट करने के लिए या फिटल स्टेटस को इवेलुएट करने के लिए, ठीक है, जैसे कि लेबोरेटरी टेस्ट करते हो, सोनोग्राफी करते हो या फिर एनएसटी करते हो, इसके बारे में क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है आपको। लास्ट पॉइंट बचे इंक्लूड सपोर्ट ऑफ न्यूनेटल टीम फॉर डिस्कशन ऑफ फिटल प्रोग्नोसिस विद वुमेन एंड हर फैमिली, ठीक है। आप जब भी फिटस के बारे में, फिटस के या फिटनेस के प्रोग्नोसिस के बारे में जब भी डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है, यूनाइटेड टीम के साथ में, तो आप उसमें वुमेन्स को या फिर इसकी फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे 4 नंबर आपका एचआईवी के बारे में है, ठीक है। तो और पहला क्वेश्चन आपका एचआईवी के बारे में कि एचआईवी क्या होता है, ठीक है, और किस तरीके से आप प्रिकॉशंस यूज करोगे एचआईवी को स्प्रेड होने से, ठीक है। तो सबसे पहले एचआईवी की बात करें तो एचआईवी की फुल फॉर्म रहेगी इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। एक इन्फेक्शन है जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हो सकता है, टर्मिनेट डिजीज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें बताया गया है कि एचआईवी इन्फेक्शन की वजह से क्लाइंट को अल्टीमेटली एक टर्मिनल डिजीज हो सकती है, या टर्मिनल डिजीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं जिसको, ठीक है। वर्ल्ड वाइड बात करें 25.30% इन्फेक्टेड पेशेंट आर वुमेन है, और 90% कौन है, 90% केसेज के अंदर 20 से 49 ईयर की एज के अंदर ये देखने को मिल रहा है आपको। पेरेंट ट्रांसमिशन की बात करें तो वर्टिकल ट्रांसमिशन न्यूनेट के अंदर हो सकता है, 14 से 25% चांसेज रहते हैं, और ट्रांसप्लासेंट ट्रांसमिशन हो सकता है 8 से 14 वीक के ऊपर, ठीक है। मेजोरिटी रहती है 40 से 80% केसेज ड्यूरिंग लेबर, ठीक है। कहने का मतलब वर्टिकल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है न्यूनेट के अंदर 14 से 25% केस के अंदर। ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन होता है 8 से 14 वीक पर, ठीक है। और मेजोरिटी ऑफ केसेस है आपको 40 से 80% ड्यूरिंग लेबर, क्योंकि ड्यूरिंग लेबर या ड्यूरिंग डिलीवरी मदर का और फिटस का या फिर बेबी का जो ब्लड क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, ब्लड की मिक्सिंग होती है ड्यूरिंग डिलीवरी, तो उसकी वजह से ज़्यादातर कंडीशन के अंदर एचआईवी ट्रांसफर होता है बच्चे के अंदर, ठीक है। अब आती है फॉलोइंग सम ऑफ द प्रिकॉशंस एज, कुछ प्रिकॉशंस है जो यूज करके आप क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। जैसे कि जैसे लेबर स्टार्ट हुआ तो लेबर स्टार्ट होने के 4 घंटे सिजेरियन सेक्शन के सिजेरियन सेक्शन के 4 घंटे पहले, ठीक है। और ऑन सेट ऑफ लेबर पर आपको क्या देना है, जीडोविडिन देनी है, ठीक है। जीडोविडिन नाम से मेडिसिन आती है, वो देनी है। और कौन सा रूट रहेगा, आईवी इन्फ्यूजन करना है आपको। डोज कितनी देनी है, लोडिंग डोज देनी है आपको 2 mg पर केजी पर आवर। उसके बाद में मेंटेनेंस डोज में कितनी देनी है, 1 mg पर केजी पर आवर, जब तक
कोड क्लैंप नहीं कर देते, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट 2 पॉइंट रहेगा आपका सेकंड, इलेक्ट्रिक सिजेरियन डिलीवरी आप कर सकते हो। इलेक्ट्रिक सिजेरियन डिलीवरी क्या करती है कि जो वर्टिकल ट्रांसमिशन आया होता है उसको 50% तक क्या कर देती है, कम कर देती है। फिफ्थ इलेक्ट्रिक का मतलब ये होता है कि आपने सोच लिया कि इस क्लाइंट को क्या है, प्री प्लानिंग होती है कि HIV इन्फेक्शन है तो प्री प्लानिंग करते हैं कि इसकी आपको क्या नहीं करवानी, विजन डिलीवरी नहीं करवानी, क्या करानी है, सिजेरियन करानी है। तो 50% चांसेस तक आप कम कर सकते हो HIV के वर्टिकल ट्रांसमिशन को। 3 नंबर पॉइंट रहेगा कोड शुड बी क्लेम्ड एज अर्ली पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो उसके, जितना जल्दी हो उसके आपको कोड क्या करना है, क्लेम करना है। 4 नंबर पॉइंट है ए मेटरनल सैंपल फॉर प्लाज्मा वायरल लोड शुड बी टेकन एट डिलीवरी, डिलीवरी के टाइम आपको मेटरनल सैंपल लेना प्लाज्मा वायरल लोड के लिए। 5 नंबर रहेगा टू अवॉइड प्रोसीजर दैट माइट रिजल्ट इन ब्रेक इन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द इन्फेंट, ठीक है। वो सारे के सारे प्रोसीजर आपको अवॉइड करने हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन बच्चे की या स्किन को क्या करते हो, ब्रेक करते हो, ठीक है। जैसे कि एम्नियोटोमी है, अटैचमेंट ऑफ द स्कैल्प इलेक्ट्रोड्स है, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्कैल्प ब्लड है, और पीएच शुड बी बेस्ट बी अवॉइडेड, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रोसीजर वो आपको अवॉइड करने, इससे क्या रहते हैं कि चांस रहते हैं कि बेबी की स्किन क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए और ब्लड की क्या हो जाए, मिक्सिंग हो जाए। ठीक है। इसके अलावा 6 नंबर कैप्स मास्क गाउन एंड डबल ग्लव्स शुड बी वॉर्म, आप जब भी कोई प्रोसीजर कर रहे हो बच्चे के साथ में, मदर के साथ में, ठीक है, तो आपको हमेशा कैप्स पहननी है, मास्क पहनना है, गाउन पहनने और डबल ग्लव्स पहनने होते हैं, ठीक है। 7 नंबर रहेगा मैकेनिकल सक्शन डिवाइस शुड बी यूज टू रिमूव रिक्रिएशन, रिक्रिएशन नहीं सिक्रेशन, ठीक है, सिक्रेशन है फ्रॉम द न्यूनेट एयरवे, न्यूनेट एयरवे के अंदर जो सिक्रेशन आ रहे हैं उनको रिमूव करने के लिए आपके क्या पास में क्या होना चाहिए, मैकेनिकल सक्शनिंग डिवाइस अवेलेबल होना चाहिए। 8 नंबर पॉइंट का ब्लंट टिप नीडल शुड बी यूज टू अवॉइड नीडल स्टिक इंजरी, नीडल स्टिक इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए आपको ब्लंट टिप नीडल यूज करनी है। एंड वॉशिंग ऑफ एनी ब्लड कंटामिनेशन ऑफ द स्किन इमीडिएटली, अगर स्किन के ऊपर किसी भी तरीके का कोई ब्लड कंटामिनेशन लगा हुआ है तो उसको इमीडिएटली क्या करना, वॉश आउट करना है। 9 नंबर पॉइंट रहेगा बच्चे एप्रोप्रिएट स्टेरिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एंड लिनन शुड बी डन, ठीक है। इसके अलावा कुछ लिनन्स है या फिर इंस्ट्रूमेंट है उनका एप्रोप्रिएट स्टेरिलाइजेशन करना है आपको। 10 नंबर है डिस्पोजेबल सिरिंज एंड नीडल्स आर यूज एंड दे आर डिपोजिटेड इन द पंक्चर प्रूफ कंटेनर, ठीक है। जो डिस्पोजेबल सिरिंज है उनको आप डिस्कार्ड कर देना है, और कुछ नीडल्स जो आप यूज कर रहे हो उनको पंक्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर क्या करना है, डिपॉजिट करने डाल देना है। और लास्ट पॉइंट रहेगा हेल्थ केयर वर्कर शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद पोटेंशियल इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स, पोटेंशियल जो इन्फेक्टेड जो बॉडी फ्लूइड्स है उनके कॉन्टैक्ट से आपको खुद को प्रोटेक्शन करना है, किसको, हेल्थ केयर वर्कर्स को, ठीक है। तो बच्चे ये था आपका किस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसका बी पॉइंट था इन योर ओपिनियन शुड द ब्रेस्ट फीड आर बेबी और नॉट, स्पॉट योर आंसर गिविंग रीजन, ठीक है। आपको इसके बारे में बताना है कि क्या आपको आप अपने किसी क्लाइंट को HIV है तो आपके अकॉर्डिंग उसको बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। तो बात कर लेते हैं ब्रेस्ट मिल्क आल्सो कम अंडर मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन, ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज HIV फर्स्ट ट्रांसमिशन बाय 14%, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर किसी मदर को क्या है HIV है तो आपको पता है ब्रेस्ट फीड बॉडी की जितनी भी सिक्रेशंस हैं सभी के अंदर HIV वायरस प्रेजेंट रहता है। तो लगभग 14% केसेस के अंदर या फिर 14% चांसेस रहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू बच्चे के अंदर क्या हो जाए, HIV ट्रांसफर हो जाए। तो आपको ये देखना है कि अगर बच्चे के अंदर HIV का ट्रांसफर हो गया है तो ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हो। अगर बच्चे के अंदर इस तरीके का कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, इन्फेक्शन ट्रांसमिशन नहीं हुआ, तो आपको क्या करनी है, अवॉइड करनी है, ठीक है। इसमें लिखा है द मेन रीजन फॉर दिस इज HIV फर्स्ट DNA इज प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क एंड एज पोस्ट नेटल ट्रांसमिशन कैन अकर ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। जो मैंने अभी बताया था कि ये ब्रेस्ट फीडिंग से क्या हो सकता है, पोस्ट नेटल ट्रांसमिशन हो सकता है। 2 नंबर ब्रेस्ट चिल्ड्रन है वो a high risk of mother to child transmission and those who have never been breastfed, ठीक है। तो ये देखा गया है कि अगर जो मतलब क्या करवा नहीं करवाते, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते तो उनके अंदर बच्चों के अंदर अच्छा ट्रांसमिशन नहीं होता, जो करवाते हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, ट्रांसमिशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर बाय HIV इन्फेक्टेड वुमेन इज देयरफॉर रिकमेंडेड इफ सेफ एंड अफोर्डेबल अल्टरनेटिव आर अवेलेबल, ठीक है। बच्चे के अंदर ट्रांसमिशन नहीं हुआ चाहिए तो उस कंडीशन के अंदर आपको ब्रेस्ट फीडिंग क्या करनी है, अवॉइड करनी है। इसके अलावा आपको अल्टरनेटिव वे अल्टरनेटिव मेथड है फीडिंग का, वो आप यूज कर सकते हैं, जैसे काउ मिल्क पिलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर
ब्रेस्ट फीडिंग हैज बीन एस्टिमेटेड टू डबल द रिस्क ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन, द एग्जैक्ट रिस्क एंड टाइमिंग ट्रांसमिशन एट्रीब्यूट टू ब्रेस्ट फीडिंग रिमेन्स अनक्लियर। ठीक है, तो ये है कि जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाता कि उसके अंदर ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, या फिर आप बोल सकते हो कि बच्चे के अंदर वर्टिकल ट्रांसमिशन की जो रिस्क है उसको डबल कर देता है कौन, ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे आपका लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है आपका लेबर का। तो सबसे पहले आपको लेबर के बारे में बताना है कि लेबर होता क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे सॉरी नॉर्मल लेबर क्या है, डेफिनेशन क्या नॉर्मल लेबर की, series of events that take place in the genital organs in an effort to expel the viable products of conception out of the womb through the vagina into the outer world is called labor। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या रहेगी, एक सीरीज ऑफ इवेंट है जो कहाँ चलती है, जेनेटल ऑर्गन्स के अंदर चलती है। क्या होता है, एफर्ट टू एक्सपेल आउट द वाइबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। ठीक है, जो वाइबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको क्या करना होता है, एक्सपेल आउट कर रहा है। ठीक है, किसके थ्रू, आउट ऑफ वॉम, यूट्रस से बाहर, किसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू। ठीक है, कहाँ पर, इन द आउटर वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड के अंदर। तो इस प्रकार के जो प्रोसेसर है उसको हमने क्या नाम दिया है, लेबर नाम दिया है। ठीक है, और इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, लेबर के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, नॉर्मली बात करें तो सबसे पहले कि इसका ऑनसेट क्या होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, टर्म के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और इट शुड बी विदाउट एनी इंड्यूस प्रोलोंगेशन, किसी प्रकार के इंड्यूस प्रोलोंगेशन के बिना होना चाहिए। ठीक है, 3 नंबर है, देयर शुड बी नेचुरल टर्मिनेशन होना चाहिए, मिनिमल एड होना चाहिए। मतलब इसका जो टर्मिनल जो ऑनसेट है वो क्या होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, और टर्मिनेशन भी क्या होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, विद मिनिमम एड्स। मिनिमम एड्स आप यूज कर सकते हो। 4 नंबर, विदाउट हैविंग कॉम्प्लिकेशन, किसी तरीके का कॉम्प्लिकेशन ना हो, हेल्दी मदर हो, हेल्दी बेबी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल लेबर बोलेंगे। आई बात समझे बच्चे। नेक्स्ट बात आती है प्रिपरेशन ऑफ लेबर रूम। ठीक है, लेबर रूम को किस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे, तो कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, सेफ डिलीवरी के लिए। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है वो आपको रिमेंबर करने हैं। सबसे पहले इफेक्टिव क्लीनिंग ऑफ लेबर रूम शुड बी डन, और लेबर रूम के इफेक्टिव क्लीनिंग होना चाहिए। इट रिड्यूस द ट्रांसफर एयरबोर्न ऑर्गेनिज्म एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, एयरबोर्न जो ऑर्गेनिज्म है उनको ट्रांसफरिंग को क्या करता है, रिड्यूस करेगा, कम करेगा, और स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन है ऑर्गेनिज्म का उसको क्या करेगा, कम करेगा। विजिटर या फिर अननेसेसरी जो पेपर्स है उनको कभी भी लेबर रूम के अंदर अलाउ नहीं करना। ठीक है, ये क्या करते हैं, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का काम करते हैं। 3 नंबर है, आपको स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस यूज करने हैं। ठीक है, बेड्स एंड रूम्स है वो सारे क्लीन होने चाहिए। ठीक है, और 4 नंबर पॉइंट रहेगा आपका, आर्टिफिशियल लाइट है वो आप यूज कर सकते हो, एक गुड सोर्स ऑफ गुड जो कि गुड सोर्स है। ठीक है, मतलब आपको एक वेल लाइटेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, 5 नंबर रहेगा, जितने भी और अरेंजमेंट है लेबर के लिए, लाइक ड्रग्स है, इक्विपमेंट्स है, आर्टिकल्स है, वो आपके पास में रेडी होने चाहिए। ठीक है, 6 नंबर रहेगा, डिलीवरी किट शुड भी रेडी, डिलीवरी किट भी आपके पास साथ में पास में क्या होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। क्लीननेस होना चाहिए, स्टेरिलिटी ऑफ आर्टिकल्स आपको मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, और लास्ट नंबर 7 नंबर पॉइंट रहेगा, इमरजेंसी इक्विपमेंट है या फिर ड्रग्स अब आपके पास में अवेलेबल होने चाहिए, जो क्या करती है, अनवांटेड कॉम्प्लिकेशन होने से प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे 6 नंबर आपका, इसके अंदर फर्दर फिर 5 टाइप और है भाई। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले बात करें फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में। इंडिया के अंदर कुछ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलते हैं, जैसे कि बात करें तो फर्स्ट फैमिली प्लानिंग क्लिनिक वाज ओपन एट पुणे बाय प्रोफेसर आर डी कॉर्ने इन 1923। ठीक है, फर्स्ट जो फैमिली प्लानिंग क्लिनिक है वो ओपन हुआ था पुणे के अंदर, और किसने किया था, आर डी कॉर्ने नाम के को प्रोफेसर थे, उन्होंने किया था। कब किया था, 1923 के अंदर किया था। इन 1946 1946 के अंदर हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी चेयर्ड बाय सर जोसेफ बोरे एडवाइस फॉर डेलिबरेट लिमिटेशन ऑफ फैमिली साइज एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज। आपने कमेटियां सुना होगी, बोरे कमेटी है ना,
मुदाली कमेटी, चड्डा कमेटी, करतार सिंह कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी, वो कुछ कमेटियां आई थी, उन्होंने अपने अपने कुछ अलग अलग लिमिटेशंस दिए थे। ठीक है, उनमें से सबसे पहले जो कमेटी आई थी आपकी बोरी कमेटी, उन्हें उन्होंने क्या किया था, एडवाइस किया था, एक डेलिब्रेट किया था लिमिटेशन ऑफ फैमिली साइज के लिए बारे में और प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट था इंडिया लॉन्च्ड ए रोटेशन सॉरी इंडिया लॉन्च ए नेशन वाइड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952। इंडिया ने नेशन वाइड ए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था कब, 1952 के अंदर। मेकिंग इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू सो थ्रू रिकॉर्ड सो दैट बर्थ कंट्रोल क्लिनिक्स हैव बीन फंक्शनिंग इन द कंट्री सिंस 1930। 1930 के अंदर जो कंट्री के अंदर बर्थ कंट्रोल क्लिनिक्स हैं, उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। द फैमिली प्लानिंग एम एट स्मॉल फैमिली। ठीक है, मतलब फैमिली प्लानिंग का जो मेन एम रहता है उनका रहता है स्मॉल फैमिली विच विल सर्व द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल फैमिली कम्युनिटी एंड द कंट्री। इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद न्यूमरस मिसकंसेप्शन। ठीक है, और ये क्या रहे, मिसकंसेप्शन से दूर रहे। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है बच्चे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च इन 1977। ठीक है, जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है वो कब लॉन्च हुआ था, 1977 के अंदर हुआ था। और इसके कंपोनेंट क्या थे, एजुकेशन मटेरियल्स, सर्विसेज, ट्रेनिंग, रिसर्च, ये सारे सारे इसके क्या थे, कंपोनेंट्स थे। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है फैमिली प्लानिंग इज ए फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एंड इट एम टू क्रिएट ए सोशल वेलफेयर स्टेट। मतलब इनका जो मेन काम था वो क्या करना कि लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाना। ठीक है, एजुकेशन दें लोगों को किसके बारे में, बर्थ रेट को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, सोशल और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उसके लिए आपको क्या करना है, इकोनॉमिक स्टेटस के लिए मोटिवेट करना होता है, जो क्या करती है कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। ठीक है। साथ में कुछ प्रायोरिटीज थी। ठीक है, पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए। ठीक है, उनको क्या करना, इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो इनके अंदर बात करें तो सबसे पहले पॉइंट रहेगा आपका वाइड स्प्रेड एजुकेशन टू क्रिएट नेसेसरी सोशल बैकग्राउंड फॉर द सक्सेस ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के सक्सेस के लिए कुछ बैकग्राउंड सोशल वर्क थे। ठीक है, वो क्रिएट जरूरी थे। ठीक है, वो कैसे हो सकते थे, क्रिएट करने जरूरी थे, वो कैसे हो सकते थे, वाइड स्प्रेड एजुकेशन, लोगों को एजुकेट करके। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग विद नॉर्मल हेल्थ सर्विसेज। नॉर्मल हेल्थ सर्विसेज के साथ में फैमिली प्लानिंग को क्या करना, इंटीग्रेट करना। प्रोविजन ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, जो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज है उनको उनका प्रोविजन करना। इवन स्टेलाइजेशन करना किसके थ्रू, मेडिकल और हेल्थ सेंटर्स के थ्रू। ठीक है, टू डेवलप ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड टीचिंग इन हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के अंदर या फिर हॉस्पिटल्स के अंदर एक टीचिंग या टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम को डेवलप करना और टू स्टिमुलेट एंड यूटिलाइज वॉलंटियर लीडरशिप। ठीक है, दूसरा क्या था, वॉलंटियर लीडरशिप है उनको यूटिलाइज और स्टिमुलेट करना। ठीक है, ये कुछ इनके क्राइटेरिया थे, ये कुछ प्रायोरिटी थी। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग सर्विसेज है वो प्लान के अकॉर्डिंग चली थी। आपने प्लान पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान। ठीक है, सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, मतलब टोटल 12 थे। कितने थे टोटल, 12 थे, इसमें 9 बताए गए हैं। ठीक है, तो सभी के अंदर इस चीज को फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था। ठीक है, आगे है भी फैमिली सॉरी फीमेल फोर्टिसाइड्स। क्या है, फीमेल फोर्टिसाइड। फीमेल फोर्टिसाइड की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा कि फिट फेटिसाइड और फाइटोसाइड इज एन एक्ट दैट कॉज द डेथ ऑफ द फिटस। आपने आज भी चलता है, पहले ज्यादा चल रहा था, आज भी चलता है कि क्या कराने बुलाते हैं, फिटस या फिर भ्रूण जांच करवाता, आपने सुना होगा, और फिर क्या करते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम फीमेल फर्टिसाइड। मतलब अगर फीमेल गर्ल बेबी है, ठीक है, तो उसको क्या करवा देते हैं, फेटल होमिसाइड, या मतलब क्या करवाते हैं, घर पर ही उसको उसके फिटस को डिस्ट्रॉय करवा दिया जाता है। ठीक है, हॉस्पिटल्स के अंदर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फीमेल फर्टिसाइड। तो इसके अंदर लिखा गया है कि इन लीगल कंटेस्ट fetal homicide or child destruction refer to deliberate or incidental killing of a fetus due to criminal human act। क्या आप इस तरीके से, चाहे वो होम पर हो चाहे हॉस्पिटल के अंदर हो, अगर फेटल होमिसाइड या फिर चाइल्ड डिस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो एक क्रिमिनल ह्यूमन एक्ट के अंडर में आता है। सच एज ए ब्लो टू द abdomens ऑफ प्रेग्नेंट वुमन। कई बार आप ब्लोविंग प्रेग्नेंट वुमेन के abdomen ब्लोविंग करके भी आप इस तरीके का काम करते हो तो आप क्रिमिनल के
क्रिमिनल ह्यूमन एक्ट के अंडर में आते हो, ठीक है। एज ए मेडिकल टर्म फेटिसाइड रिजेक्शन ऑफ fetus मतलब मेडिकल टर्म की बात करें, फॉर एग्जाम्पल ए फेज ऑफ लीगल इंड्यूस अबॉर्शन, ठीक है। फर्स्ट है फेज ऑफ लीगल इंड्यूस अबॉर्शन, ठीक है, ये किसके अंदर आता है, फीमेल फोर्टिसाइड फेटिसाइड के अंदर में आता है, ठीक है। फेटिसाइड डज नॉट रेफर टू द डेथ ऑफ fetus फ्रॉम एंटायरली नेचुरल कॉजेज सच एज मिसकैरिएज ऑफ ए प्रेगनेंसी, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता चाहता है कि नेचुरली मिसकैरिएज होता है, ठीक है, तो वो फेटिसाइड के अंदर नहीं आता, ठीक है। भारत के अंदर बात करें तो मैस्कुलिन सेक्स रेशियो है वो क्या है, हाई है, मतलब मेल है वो ज्यादा है कंपेरिजन टू फीमेल, ठीक है। उसके पीछे रीजन क्या है, ये फेटिसाइड या होमिसाइड ही है, ठीक है। आज के टाइम में बहुत सारे मेडिकल टेस्ट हैं, ठीक है, जो डिटरमाइन कर देते हैं सेक्स को, सेक्स ऑफ चाइल्ड, ठीक है। और उसकी वजह से ये जो फीमेल फोर्टिसाइड की कंडीशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इस तरीके के जो टेस्ट है उनको क्या किया गया है, इंडिया के अंदर बैन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कल्चरल नॉर्म्स रहता है, पुवर्टी है, या फिर प्रिविलेंस ऑफ एक्सपेंसिव मैरिज सिस्टम है कि लड़कियों की शादी करें तो बहुत ज़्यादा खर्चा लगे, इस तरीके से मिसकंसेप्शन है। कुछ मिसमैचिंग बॉयज़ हैं एजुकेटेड टू एजुकेट गर्ल्स, ठीक है, या फिर डोरी सिस्टम है, ठीक है, या फिर मेंसेस है, ठीक है, या फिर फियर ऑफ डॉटर्स है, ठीक है, ऑन रोमांस, ठीक है। और अलग इससे अलग बात करें, कुछ मेल डोमिनेंस की बात रहती है, तो ये सारे के सारे क्या करते हैं भाई, इस फीमेल फोर्टिसाइड्स को बढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आपका इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन की बात करें तो WHO डिफाइन सब फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी या फिर सब फर्टिलिटी एज द इनएबिलिटी ऑफ कपल टू अचीव कंसेप्शंस or to bring a pregnancy to term after a year of more of regular unprotected intercourse। तो WHO के अकॉर्डिंग इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन क्या करेगी, क्या रहेगी, इनएबिलिटी ऑफ कपल टू अचीव कंसेप्शन और ए ब्रिंग or to bring a pregnancy to term after a year of more or regular unprotected intercourse। मतलब कि इनफर्टिलिटी हम किसको बोलेंगे कि एक कपल है वो एक कंसेप्शन या फिर प्रेगनेंसी को कंसेप्शन अचीव करने में क्या होता है, अनेबल होते हैं। कब, 1 साल या 1 साल से ज़्यादा रेगुलर और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी अगर कोई कपल है वह प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। सीधी सीधी बात ये है। कोज की बात करें तो कुछ फंक्शंस हैं, लाइक कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, जैसे कि हाइपोथैलेमस का कोई डिसऑर्डर, पिट्यूटरी, एड्रिनल, थायराइड का, इनमें से किसी का डिसफंक्शन है तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। कुछ सिस्टमेटिक डिजीज होते हैं जैसे डायबिटीज, कॉलिक डिजीज, रीनल फेलियर है, ये भी क्या करती है, मेल के अंदर इनफर्टिलिटी कॉज करवाती है, जो क्या करती है, सब्रोमेटोजेनेस को अफेक्ट करती है। इसके अलावा कुछ टेस्टिकुलर डिसऑर्डर लाइक ट्रॉमा है, एनवायरमेंटल है, या फिर कंजेनिटल को प्रॉब्लम है, हाइड्रोसिल वाली या फिर अंडरसेनेटाइसिस की। कुछ ऑक्यूपेशनल फैक्टर रहते हैं, है ना, कुछ एक्वायर्ड रहते हैं जैसे कि वेरिकोसिल है, टाइट क्लोथिंग्स है, कैंसर ट्रीटमेंट, ये सारे क्या करते हैं, इनफर्टिलिटी कॉज करवाते हैं मेल के अंदर। कुछ डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो डिफेक्टिव के अंदर क्या रहेगा, सेमिनल डक्ट का वो इन्फेक्शन हो रखा है, उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, और या फिर सेमिनल के अंदर डक्ट के अंदर कोई कंजेनिटल एमोलिज है या फिर ट्रॉमा है, या फिर सेमिनल वेसिकल्स के अंदर या प्रोस्टेट के अंदर क्या इन्फेक्शन है या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्टिव डिलीवरीज होती है जैसे साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम है, इम्पोर्टेंस वाली है, ड्रग इंड्यूस्ड इजैकुलेटरी डिसफंक्शन है, ठीक है, या फिजिकल डिसेबिलिटी है, फिजिकल एनोमलीज है जैसे हाइपोस्पाइडिस, एपिस्पाइडिस, या फिर रेट्रोग्रेड इंजेक्शन हो रहा है, एजेकुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे सारे मेल के अंदर इनफर्टिलिटी कॉज है। बात करें कॉज और फीमेल इनफर्टिलिटी की तो इसके अंदर कुछ डिफेक्टिव ओव्यूलेशन है जैसे एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, हाइपोथैलेमस का, पिट्यूटरी का, एड्रिनल का, थायराइड का, वो सेम डिजीज हो जाएंगे, डायबिटीज, कॉलिक डिजीज, या फिर सॉरी सीलिक डिजीज, या फिर रीनल फेलियर है। फिजिकल डिसऑर्डर की बात करें तो ओबेसिटी है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है, स्ट्रिक्ट डाइटिंग है, एक्सेसिव एक्सरसाइज है। ओवेरियन डिसऑर्डर्स लाइक हार्मोनल्स, ओवेरियन सिस्ट है, ट्यूमर है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, फिर ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस है, सारे के सारे फीमेल इनफर्टिलिटी कोज है। डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ओवम के अंदर कोई ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन, ओवम का के मतलब ट्यूबल कोई ऑब्स्ट्रक्शन है,
ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से, प्रीवियस ट्यूबल सर्जरी की वजह से, या फिर फेमरियल एडेंसर हुआ है प्रीवियस सर्जरी से, या फिर एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, ठीक है, या फिर स्पर्म की प्रॉब्लम, जैसे वेजाइना की बात करें, साइकोसोशल प्रॉब्लम, वेजाइनिस्मस है, इन्फेक्शन है, जो डिस्पेरियूनिया वाली कंडीशन और कंजेनिटल एनोमलीज है, सर्विक्स के अंदर कोई सर्वाइकल ट्रॉमा है, इन्फेक्शन है, हार्मोनल प्रॉब्लम है ना, एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज और म्यूकस के अंदर डिफेक्टिव इम्प्लांटेशन है, तो बच्चे सारे के सारे कॉज बनते हैं आपके इनफर्टिलिटी की फीमेल के अंदर। ठीक है, तो ये था पेपर आपका जून 2007 का या जुलाई 2007 का। तो यहाँ तक इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।